हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार रिपीटिशन सीरीज में। आज स्टूडेंट अपने डिस्कशन करेंगे डीएसएसबी के कॉमन पेपर के जर्नल अवेयरनेस सेक्शन पर। इस सेक्शन में अपने हिस्ट्री के एक टॉपिक जिसका नाम है स्टोन एज यानी पाषाण काल के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। इस टॉपिक से लगभग डीएसएसबी ने अपने 2018, 2019, 2021 में जितने भी ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं सब ऑनलाइन एग्जाम को मिलाकर 20 प्लस क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे हैं। और ये टॉपिक बहुत शानदार होने वाला है। आप इस टॉपिक को पूरा देखिए, आपको खुद को मालूम होगा कि डीएसएसबी कैसे क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करता है। एक क्वेश्चन तो ऐसा है जो डीएसएसबी ने 6 बार पूछा है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपने इस टॉपिक के प्रति हल्की सी समझ बना लेते हैं 5 या 4 मिनट की। फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको इजीली से क्वेश्चन हैंडल हो जाएंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इतिहासकारों ने इतिहास को जानने के लिए इतिहास को 3 भागों में बांटा था। इतिहास को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। पहले भाग का नाम है प्रागैतिहासिक काल, जिसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिकल। दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिकल, आद्य इतिहास काल। और तीसरा है इतिहास काल यानी हिस्टोरिकल। अब इन तीनों भागों में क्या अंतर है, अपने कैसे बता सकते हैं कि कोई घटना इस काल में घटी है या इस काल में घटी है या इस काल में घटी है? तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है, इतिहास को जानने के लिए 2 प्रकार के एविडेंस की जरूरत पड़ती है मेनली। पहला होता है रिटन एविडेंस और दूसरा होता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। इसके बेसिस पर अपने बता सकते हैं कि कौन सी घटना कौन से काल में हुई है। अपने को मिल तो गई है एविडेंस, लेकिन कैसे पता करेंगे कि ये एविडेंस इस टाइम टेन्योर में है या इस टाइम टेन्योर में या इस टाइम टेन्योर में? देखिए, एक होता है कार्बन डेटिंग मेथड। इससे किसी भी आर्टिकल की एज पता कर सकते हैं कि कोई आर्टिकल कितना पुराना है। तो अपने इस एविडेंस के बेसिस पर कार्बन डेटिंग मेथड से अपने उसका टाइम टेन्योर पता करते हैं। और प्रागैतिहासिक काल ऐसा है जिसमें रिटन एविडेंस तो मिले नहीं मिले, अपने को रिटन एविडेंस एक भी नहीं मिला। सारे के सारे अपने को आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, यानी जितनी भी खोज हुई है, जितना भी कुछ मिला है अपने को आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पे मिला है। ऐसे काल को, ऐसे टाइम टेन्योर को अपने बोलते हैं प्री हिस्टोरिकल यानी प्रागैतिहासिक काल। और आज मेनली अपने इसी काल को पढ़ेंगे, इसी काल पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। दूसरा देखिए, दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिकल। ऐसा टाइम टेन्योर हिस्ट्री का जिसमें रिटन एविडेंस भी हैं और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी हैं, लेकिन रिटन एविडेंस को आज तक नहीं पढ़ा जा चुका है। यानी उसकी जो लिपि है, यानी उसकी जो पढ़ने की, आज तक उसको कोई पढ़ नहीं पाया है। ऐसे टाइम टेन्योर को बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल। इसमें अपने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। उसके बाद है हिस्टोरिकल इतिहास काल। ये तो सारा का सारा अपने मौर्य काल एम्पायर हुआ, गुप्त एम्पायर हुआ, सिंधु वैदिक धर्म हुआ। इसमें कई ऐसे रिटन एविडेंस है जो पढ़ भी पा रहे हैं और अपने पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी है। तो अपने मेनली आज पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिकल को। किसको पढ़ेंगे? प्री हिस्टोरिकल को। अब कई बार क्वेश्चन यहां से पूछ लेते हैं कि जो प्री हिस्टोरिकल है उसको कितने भागों में बांटा गया है? उसको बांटा गया है 3 भागों में। पहला भाग है पाषाण युग। कौन सा है? पाषाण युग, जिसको बोलते हैं स्टोन एज। आज अपने बात करेंगे किसकी? प्रागैतिहासिक काल की, यानी पहले वाले टाइम टेन्योर की, जिसका नाम था प्री हिस्टोरिकल। दूसरा पार्ट है कांस्य युग और तीसरा है लो युग। इसमें जो जो औजार अपने को मिले हैं इस वाले एज में, इस वाले टाइम टेन्योर में, जो अपने को औजार मिले हैं, हथियार मिले हैं, वो मिले हैं सारे पत्थर के। इसमें मिले हैं कांसे के और इसमें मिले लोह के। जब ये लोह के औजार मिले थे तो एकदम कृषि की मतलब क्रांति हुई थी। कृषि में बहुत ज्यादा उत्पादन हुआ था। तो आपको ये मेनली याद कर लेना है कि जो प्री हिस्टोरिकल है, पहले पहले कौन कौन सा काल आया था। कई बार अपने को वो कर्म पूछ लेता है। तो पहले स्टोन एज आया, फिर ब्रॉन्ज एज आया और फिर आया आयरन एज। अब देखिए, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होते हैं। अपने को क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होते हैं। अब देखिए, पाषाण काल, अपने को टाइम टेन्योर नहीं याद करना, ये पीजीटी हिस्ट्री वालों के लिए। अपने को बस मेनली ये ध्यान देना है कि कौन सा स्टोन एज में पहले कौन आया था। पहले तो अपने देखा था इतिहास को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में, इतिहास को और अच्छा पढ़ने के लिए। अब अपने कर रहे हैं स्टोन एज। स्टोन एज को भी 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में, ताकि अपने को स्टोन एज बहुत अच्छा समझ आ सके। इतिहासकारों ने बहुत अच्छा इतिहास को लिखा है। पहला है पिलियोलिथिक, पेलियोलिथिक टाइम टेन्योर, जिसको बोलते हैं पूरा पाषाण काल। बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 4 या 5 क्वेश्चन पूछे हैं डीएसएसबी ने यहां से। पैलियोलिथिक एज यानी पूरा पाषाण काल। दूसरा है मीजोलिथिक एज या मीजोलिथिक
टाइम टेन्योर, जिसको बोलते हैं मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव पाषाण काल। यहां से तो डीएसएसबी ने बौछार कर दी क्वेश्चनों की नव पाषाण काल से। पहला कौन सा है? पूरा पाषाण काल। दूसरा कौन सा है? मध्य पाषाण काल। तीसरा कौन सा है? नव पाषाण काल। आपको इंग्लिश में भी नाम याद रखने हैं। डीएसएसबी ने कई बार डायरेक्ट इंग्लिश का नाम दे दिया है। पहला पैलियोलिथिक, दूसरा मेसोलिथिक और तीसरा नियोलिथिक। अब इतिहासकार ने इस काल को और ज्यादा समझने के लिए, इस काल को और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए इसको 3 भागों में बांटा है। पहला कौन सा है? लोअर पैलियोलिथिक एज। दूसरा कौन सा है? मिडल पैलियोलिथिक एज। और तीसरा कौन सा है? अपर पैलियोलिथिक एज। ये 3 भागों में इसको बांटा है। किस काल को? ये दोनों तो आगे कुछ नहीं इनका बांटा, लेकिन पहले भाग को और 3 भागों में बांट दिया। पहला कौन सा? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ये मध्य पाषाण काल है और इसका नाम है मध्य पूरा पाषाण काल। ये पूरा लगा हुआ है यहां से, आप इसको चीज को पढ़ लेना। ये डायरेक्ट मध्य पाषाण काल है और ये मध्य पूरा पाषाण काल है। ये पहले पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज का एक पार्ट है। अपने स्टार्ट करें हम क्वेश्चन को। देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब अपने क्वेश्चन करेंगे तो आप इनको अपने सामने रखना। आप अपने इस पे बेसिस पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखिए जो डीएसएसबी ने पूछा हुआ है। कहता है कि प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? आपको ध्यान है, अभी मैंने प्रागैतिहासिक काल में स्टोन एज को तोड़ा था। उस स्टोन एज में पहला जो था ना वो पैलियोलिथिक था, दूसरा मेसोलिथिक था, तीसरा नियोलिथिक था। तो देखिए, पहला जो है ना वो पूरा पाषाण काल है। अभी मैंने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और तीसरा था नव पाषाण काल। तो उसने बोला था पहले युग को क्या बोला जाता है? तो पहले युग को बोला जाता है पूरा पाषाण काल। और अगर इसको भी देखें, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा था। पहले था स्टोन एज, स्टोन एज के बाद था दूसरा था ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एज के बाद था तीसरा था आयरन एज। और स्टोन एज को भी 3 भागों में बांटा था। पहला था पैलियोलिथिक, दूसरा मेसोलिथिक और तीसरा नियोलिथिक। उसने पहला था पहले भाग को क्या बोलते हैं? तो पहले भाग को पूरा पाषाण काल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, जब अपने ने इस 3 काल को बांटा था, देखिए पहला था पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, तीसरा था नव पाषाण काल। जब अपनों ने इसके पहले टाइम टेन्योर को डिवाइड किया था तो पहला था निम्न पूरा पाषाण काल। इस काल के आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। क्या रखने हैं? मैं अभी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे गए। 2-3 फैक्ट हैं। अब देखिए, फैक्ट कौन कौन से हैं इसमें। आपको वो पूछेगा, लोकेशन पूछेगा कि ये लोकेशन कौन सी है, निम्न पूरा पाषाण काल की है या मध्य पूरा पाषाण काल की है या उच्च पूरा पाषाण काल की है। तो कुछ लोकेशन बताता हूं मैं आपको, वो नोट कर लीजिए आप या लिख लीजिए। जैसे जैसे मैं बोलता हूं आपको लिख लीजिए। पहली लोकेशन है, आपको याद रखनी है। पहली लोकेशन का नाम है इसामपुर। कौन सा है? इसामपुर। आप जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वो लिख लीजिए, इसामपुर। इसामपुर के बारे में वो क्या पूछेगा? पहला क्वेश्चन तो पूछेगा कि इसामपुर का टाइम टेन्योर क्या है? तो आप बता देना निम्न पूरा पाषाण काल। अगर ज्यादा से ज्यादा पूछ सकते हैं, वो पूछेगा कि इसामपुर किसके लिए फेमस है? तो जब ये टाइम टेन्योर आया था, इस टाइम टेन्योर में जितने भी हथियार या औजार बनते थे वो पत्थर के बनते थे। तो इसामपुर ऐसी लोकेशन थी जहां पत्थर के औजारों का सबसे बड़ा कारखाना मिला है। जब उत्खनन किया गया तो इस इसामपुर में पत्थरों से औजार बनते थे, उसका सबसे बड़ा केंद्र या कारखाना यहां मिला है। दूसरा आपको याद रखना है होमो इरेक्टस। कौन सा है? होमो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होमो इरेक्टस। ये होमो इरेक्टस क्या है? ये होमो इरेक्टस एक सीधा मानव है। पहले आपको पता था ना, मानव रेंग बंदर की तरह था, फिर मानव ने थोड़ा उठा, फिर मानव थोड़ा उठा, फिर मानव लंबा हो गया। तो ये पहला मानव था जो सीधा मानव था। अगर आप मानवों की फोटो देखते हैं तो पहले जानवर की तरह था, झुका हुआ, फिर थोड़ा उठा, फिर थोड़ा उठा, फिर थोड़ा उठा। एक सेंटर फ्रेश की ऐड आती थी, आप उसमें मानव को देखना कैसे कैसे था। तो ये होमो इरेक्टस था ना, वो पहला मानव था जो सीधा मानव था। वो कहाँ मिला है? इसी टाइम टेन्योर में मिला है। और पूछे कहाँ मिला है, तो एक फेमस लोकेशन है हथनोरा। क्या है? हथनोरा। ये यूपी में लोकेशन है, आपको ये लोकेशन याद रखनी है, हथनोरा। यहां ये मिला है। और ये सारा किस टाइम टेन्योर की बात कर रहा हूं? ये टाइम बात कर रहा हूं निम्न पूरा पाषाण काल की। मैं बताना चाहता हूं तो आपको डायरेक्ट आंसर बता सकता था, लेकिन मेरा ड्यूटी बनती है कि आपको पूरी नॉलेज देना, यानी इन फ्यूचर क्वेश्चन बनता है तो आप कहीं से भी उसको मिस ना कर पाए। पहला इसामपुर आप लिख लेना, यहां पत्थर बनाने के केंद्र मिला है यानी कारखाना मिला है। दूसरा होमो इरेक्टस यानी एक सीधा मानव था, ये मिला अपने को हथनोरा यूपी में।
और तीसरा आपको जो याद रखना है ना, मेनली वो रखना है अतिरम्पक्कम। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है अतिरम्पक्कम जो एक लोकेशन है पाषाण काल की, वो कहाँ मिली है? तो वो मिली है आपको निमनपुरा पाषाण काल में। ये तमिलनाडु में है। ये लोकेशन कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है। ये इसामपुर कहाँ है? ये कर्नाटक में। ये होमो इरेक्टस जो हथनोरा में मिला है, ये कहाँ मिला है? यूपी में मिला है। कहाँ मिला है? यूपी में। उसके बाद अतिरम्पक्कम ये तमिलनाडु में है। एक ऐसी और लोकेशन है स्टूडेंट जिसका नाम है चौंतरा। क्या है? ये मेनली मेरी स्पेशल है। जो अगर पीजीटी हिस्ट्री या टीजीटी एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसको ये नाम बहुत अच्छे से वो परिचित होगा, इस चौंतरा। चौंतरा क्या है? ये निमनपुरा पाषाण का ऐसा लोकेशन है जहां से सारी सभ्यताओं के एक तरह से सामान मिले थे, उनका उत्खनन हुआ था, तो सारे उपकरण यहीं से मिले थे। जो निमनपुरा पाषाण काल के चौपर चौपर संस्कृति और एक हैंडेक्स संस्कृति, आपको याद नहीं रखना, यहां से दोनों उपकरण मिले थे, दोनों निमनपुरा पाषाण काल के। तो आपको चौंतरा याद रखना है कि चौंतरा कहां मिला था? चौंतरा मिला था निमनपुरा पाषाण काल में। अब क्वेश्चन देखते हैं अपने। अब देखिए क्वेश्चन एक पूछा है, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल से होमो इरेक्टस यानी मानव की खोपड़ी मिली है? होमो इरेक्टस यानी पहला मानव जो सीधा खड़ा मिला हुआ है, यानी प्राचीनतम मानव के अवशेष कहां से मिले हैं? वो मिले हथनोरा यानी यूपी नर्मदा घाटी से। कहां से मिले? नर्मदा घाटी से। अभी मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन डीएसएसबी ने पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक मैं आपको बताना भूल गया, एक स्थल था हुनासांगी। ये एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाणकालीन स्थल है जिसका नाम है हुनासांगी? ये भी एक इंपॉर्टेंट स्थल है जो मिला था। अब तीन ये क्या क्या है, इनको मैं भी और आगे जाके डिस्क्राइब करूंगा इन दोनों को। तो एक तो बुर्ज होम और एक मेहरगढ़। चिरांद के बारे में आपको मैं बता देता हूं। देखिए चिरांद जो है ना वो नवपाषाणकालीन स्थल है। ये दो भी नवपाषाणकालीन है, इसको मैं आगे क्वेश्चनों में डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन चिरांद का कहीं जिक्र नहीं आएगा। चिरांद का यही जिक्र है। चिरांद एक क्या है? नवपाषाणकालीन स्थल है। यहां से क्या मिला था? यहां से हड्डियों के सर्वाधिक उपकरण मिले थे। कई बार क्वेश्चन आया था पीजीटी हिस्ट्री में कि हड्डियों के सर्वाधिक उपकरण कहां से मिले थे? तो चिरांद से मिले थे। हिरन की, स्पेशली हिरन की हड्डियां। उसके बाद पॉलिस्टर पत्थर की कुल्हाड़ी मिली, सुई मिली, और भी कुछ मिला। तो अपने को ज्यादा नहीं याद रखना, अपने को बस चिरांद याद रखना है। चिरांद कहां है? तो पहली बात तो चिरांद बिहार में है। कहां है? बिहार में। पहला पूछेगा चिरांद स्थल कहां से मिला है, कौन से स्टेट से? तो बिहार से। चिरांद कौन सी एज का है? तो बता देना नियोलिथिक एज या नवपाषाणकालीन। अपने से पूछा था पूरा पाषाणकालीन स्थल, वो था हुनासांगी। कौन सा है? हुनासांगी। अब देखिए अपनों ने पूरा पाषाण काल का पहला पार्ट कर लिया, लोअर पेलोलिथिक एज। अपने को एक करना है मध्य पूरा पाषाण काल यानी मिडल। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें एक ही क्वेश्चन को डीएसएस भी कुत्तों की तरह बार बार पूछ रही है, यानी उसकी रिपीटिशन की हद होती है। उस क्वेश्चन का नाम है, एक मध्य पाषाण काल का एक बहुत फेमस लोकेशन है, उसका नाम है भीमबेटका। आपने सुना होगा भीमबेटका की गुफाएं। क्या सुना होगा? भीम बेटका की गुफाएं। ये कहाँ मिली है? भीम बेटका की गुफाएं ये मिली हैं आपको एमपी में। कहाँ मिली है? एमपी में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार रिपीटिशन पे पूछा जाता है कि भीम बेटका की गुफाएं कहाँ हैं। तो वो पूछेंगे मिडल पेलोलिथिक एज में, मिडल पेलोलिथिक टाइम टेन्योर में। और ये पूछी गई है, क्या पूछा गया था? भीम बेटका की गुफाएं कौन से काल का, यानी कौन से काल का उदाहरण है, कौन से स्थल पे मिली हैं? तो ये मिली है मध्य पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल के सेकंड एज में। और ये इसमें फेमस क्या है? यहाँ आपको इस गुफा में चित्रकारी के अवशेष मिले हैं। चित्रकारी के सबसे प्राचीनतम उदाहरण अगर पूछे कि पूरे भारत में चित्रकारी के सबसे पुराने प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिले हैं चित्रकारी के, तो वो मिले भीमबेटका की गुफाएं जो कि एमपी में है। ये तो आपको 100% याद करना है। आपको भीमबेटका की गुफाएं कहाँ मिली हैं? एमपी में। क्या मिला है यहाँ से? चित्रकारी के प्राचीनतम अवशेष। बाकी इसमें कोई ऐसा बड़ा उदाहरण नहीं है उच्च पूरा पाषाण काल में। अब बात करते हैं अपने मध्य पाषाण काल को। अब देखिए क्वेश्चन एक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैलोलिथिक साइट, यानी कौन सी पैलोलिथिक साइट है? पैलोलिथिक माने पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में आपने एक पढ़ा निम्न यानी लोअर पैलोलिथिक, फिर पढ़ा मिडिल पैलोलिथिक, फिर पढ़ा अपर पैलोलिथिक।
आपने अभी मैंने आपको बताया था भीम बेटका की गुफाएं, जहां से चित्रकारी के पुराने अवशेष मिले पूरे भारत में। ये एक फेमस स्थल है। उन्होंने पूछ लिया पैलियोलिथिक एज। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पैलियोलिथिक को 3 भागों में बांटा था, लोअर, मिडल और अपर। और अपने स्टोन एज को 3 भागों में बांटा था, पैलियोलिथिक, उसके बाद मीजोलिथिक और नियोलिथिक। ये सारा पैलियोलिथिक में पड़ा है। अब अपने पढ़ेंगे मीजोलिथिक। अब देखिए पहला अपना कंप्लीट हो चुका है पैलियोलिथिक, इसके तीनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपने देखते हैं मीजोलिथिक। अब देखिए जैसे ये टाइम टेन्योर खत्म हुआ, एकदम से परिवर्तन हुआ था किसमें, मौसम में, जलवायु में परिवर्तन हुआ। यानी बर्फ पिघलनी स्टार्ट हो गई, गर्मी ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई। छोटे छोटे जीवों ने अपना उत्पन्न किया, यानी छोटे छोटे जीव हुए। उन जीवों को मारने के लिए छोटे छोटे औजार यूज करने लगे, और इन छोटे औजारों के कारण इस टाइम टेन्योर का नाम दिया मेसोलिथिक। यानी इसमें जो औजार मिले ना पत्थर के, वो बहुत छोटे छोटे मिले हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लघु पाषाण काल कौन सा है, तो आप बता देना ये वाला। लघु का मतलब छोटा, पाषाण का मतलब पत्थर, यानी छोटे छोटे पत्थर कहां से मिले, तो वो बता देना मीजोलिथिक। और यूपीएससी ने एक क्वेश्चन तक पूछ लिया इसमें से, इसमें जब छोटे छोटे अपने को पत्थर बनाए थे ना, छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे पत्थर थे, तो ये ना पशुओं को मारने के लिए दूर से पत्थरों को फेंका करते थे, क्योंकि छोटे छोटे पत्थर थे। तो जैसे ही फेंका ना, तो एक मेथड यूज हुआ, उस मेथड का नाम है प्रोजेक्शन मेथड। क्या नाम है? प्रोजेक्शन मेथड। यूपीएससी ने पूछ लिया कि प्रोजेक्शन मेथड कौन से टाइम टेन्योर की बताता है, तो प्रोजेक्शन अपने को मेथड बताता है मीजोलिथिक, यानी पत्थर को फेंक के मारना। प्रोजेक्शन मतलब फेंकना, यही होता है। और इसी इसी काल में तीर कमान का विकास हुआ था। क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीएससी में कि तीर कमान का विकास कौन से काल में हुआ, तो इसी काल का माना जाता है मीजोलिथिक का। किसका माना जाता है? मीजोलिथिक का। ये डीएसएस भी ने नहीं पूछे, लेकिन मेरा बताना फर्ज था कि प्रोजेक्शन मेथड और तीर कमान के अवशेष कहां से मिले हैं, तो वो मिले मीजोलिथिक, यानी जहां छोटे छोटे उपकरण थे। अब आपको इसमें क्या याद रखना है, मैं बताता हूं आपको। देखिए यहां मैंने एक नक्शा क्रिएट किया हुआ है। इस नक्शे के थ्रू आप जितने भी स्थल हैं उनको याद कर सकते हो। देखिए यहां आपको राजस्थान में 2 स्थल मिले, एक का नाम है बागोर, एक का नाम है सांबर। उसके बाद गुजरात में लंगनाज मिला है, महाराष्ट्र में आदमगढ़ मिला है, भीमबेटका मिला है, और कर्नाटक में 3 मिले हैं, संगनकल्लू, जलालहल्ली और तिनेवेली। उसके बाद पश्चिम बंगाल में मिले हैं वीरभानपुर। आपको ये याद नहीं रखने, आपको याद रखना है एक बागोर। कौन सा याद रखना है? एक बागोर। और एक यूपी का आपको याद रखने हैं 3 नाम याद रखने हैं बस, ज्यादा इसके बारे में कोई विशेषता याद नहीं करनी। आप पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी नहीं कर रहे, आप ओनली तैयारी किसकी कर रहे हो? जर्नल पेपर की। तो आपको एक चीज याद रखनी है बागोर की। किसकी याद रखनी है? बागोर की। अब बागोर की, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, इससे हर बार किसी ना किसी स्टेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बागोर ये राजस्थान में मिला है। कहां से मिला है? राजस्थान में। और मैं ये कह सकता हूं कि मीजोलिथिक जो टाइम टेन्योर था ना, उस काल का सबसे बड़ा स्थल था। यानी कितनी बड़ी विशेषता है, यानी मध्य पाषाण काल का पूरे भारत में सबसे बड़ा स्थल कहां मिला है? बागोर, राजस्थान में। आपको ये याद रखना है, मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? बागोर। और इसमें क्या याद रखना है, आप बता सकते हैं कि इसमें क्या है? इसमें पशुपालन के सबसे प्राचीनतम अवशेष मिले हैं। एक बात, ये सबसे बड़ा स्थल था। दूसरी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखनी है, प्राचीनतम पशुपालन के सबसे ज्यादा अवशेष कहां मिले हैं? तो वो मिले हैं बागोर में। इसी के साथ आपको आदमगढ़ मध्य प्रदेश से भी पशुपालन के अवशेष मिले हैं, लेकिन प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष कहां से मिले हैं? बागोर, जो कि भीलवाड़ा में है, राजस्थान की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बागोर कहाँ है? बागोर मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है, यहां से प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष मिले हैं। बाकी आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो। जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 3 है, सरायनहार, महादहा और दमदमा। ये अगर पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थल है। उस हिसाब से मैंने तैयारी की हुई है, तो मैं आपको ये स्क्रीन दिखा रहा हूं। आगे देखते हैं अपने। अब देखिए इसमें जितने भी मैंने आपको काल बताए हैं ना, नियोलिथिक, मीजोलिथिक, पैलियोलिथिक, इन सब को बांटा गया उनके औजारों के। यानी जो पैलियोलिथिक था इसमें कुछ अलग औजार थे पत्थर के, मीजोलिथिक में छोटे छोटे औजार थे, और नियोलिथिक में थोड़े बड़े बड़े औजार आ गए। यानी इन तीनों को डिवाइडेशन किया गया उनके औजारों के हिसाब से। अब देखिए एक क्वेश्चन, मीजोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल वर यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस, यानी मध्य
पाषाण काल में जो मानव थे वो किसका यूज करते थे? पत्थरों का यूज करते थे, छोटे छोटे पत्थरों का यूज करते थे। ये तो हो ही नहीं सकता, क्लॉथ, कॉइन, पोट्स, ये तो है ही नहीं। तो कौन रह गया? स्टोन टूल्स का, यानी पत्थरों का, छोटे छोटे पत्थरों का यूज करते थे। एक क्वेश्चन ये देखिए, प्राचीन भारत में पत्थर के औजार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता था? तो प्रेशर फ्लैकिंग का यूज किया जाता। पत्थर को तोड़ा जाता था एक औजार से। ये मान लो पत्थर है, इस पे एक छोटा सा पत्थर का औजार था, उसको मारते थे, उससे घिसाते थे और एक पत्थर की शेप बनाते थे, जिसका नाम था प्रेशर फ्लैकिंग। अब देखिए, पहला पैलियोलिथिक अपना कंप्लीट हो गया, मेसोलिथिक अपना कंप्लीट हो गया, अब पढ़ते हैं नियोलिथिक। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी जो बचे क्वेश्चन 15 इसी काल पर पूछे गए हैं, नियोलिथिक पर। अगर रियल में आपको ये जो मेरे प्रयास हैं अच्छे लग रहे हैं, कि जिस प्रकार से मैं आपको रिपीटिशन सीरीज करवा रहा हूं, कितने सारे पेपरों को अलग अलग उनसे क्वेश्चनों को छांटता हूं, फिर एक वीडियो के थ्रू आपको समझाता हूं, अगर आपको ये सारा अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर लाइक कमेंट आते हैं, व्यूज आते हैं, तो हमें एक एक्सटर्नल मोटिवेशन मिलता है कि हम और ज्यादा अच्छा काम करें। तो प्लीज आप कमेंट में बताइए कि आपको ये काम कैसा लग रहा है। तो देखते हैं नवपाषाण काल। देखिए, नवपाषाण काल में सारे काल आपको याद रखने हैं, ठीक है। पहला जम्मू कश्मीर में दोनों ही बुर्ज होम, ये तो डीएसएसबी का फेवरेट है, बुर्ज होम। फिर है गुफर काल। जम्मू कश्मीर में दो नियोलिथिक अपने को लोकेशन मिलेंगी, पहली है बुर्ज होम और दूसरी है गुफर काल। अब मैं पहले बता देता हूं कि इनमें क्या क्या विशेषता है अलग जो आपको पढ़नी है। देखिए, बुर्ज होम का अर्थ होता है बुर्ज वृक्ष का स्थान या जन्म स्थान। अब इसमें क्या मिला था? इसमें झीलों के किनारे गर्तावास मिले थे, अर्थात गड्ढे वाले घर मिले थे। एक शब्द आता है गर्तावास। क्या? गर्तावास। इसका मतलब है गड्ढे वाले घर। कौन से? गड्ढे वाले घर। ये कहां मिले थे? ये मिले थे बुर्ज होम में। इंपॉर्टेंट विशेषता आप मतलब नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा, यहां मानव था ना, उसके साथ कुत्ते को दफनाने के अवशेष मिले थे। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के अवशेष मिले थे। दो बातें बता दी, पहली गर्तावास यानी गड्ढे वाले घर, उसके पास मिला था एक कुत्ता था, कुत्ते के साथ मानव को दफनाने के अवशेष, यानी दो इंपॉर्टेंट चीजें यहां मिल गई। और कुछ और नहीं, यहाँ के लोग कृषि के बारे में कुछ नहीं जानते थे। आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो गर्तावास यानी झील के किनारे गड्ढे वाले घर थे, दूसरा था मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के अवशेष यहां मिले थे। और झीलों के किनारे मछली पकड़ना इनका जीवन यापन का सबसे प्रमुख साधन था। दूसरा है गुफर काल। क्या है? गुफर काल। गुफर काल का मतलब है कुम्हार का घर। क्या है? कुम्हार का घर। अब यहां से भी गर्तावास मिले थे। गर्तावास यहां से भी मिले हैं तो यहां से भी मिले हैं, लेकिन जो बुर्ज होम के गर्तावास है ना, ये बहुत ज्यादा फेमस है। तो आपको गर्तावास के लिए एक ही लोकेशन याद रखनी है, बुर्ज होम। अब यहाँ क्या मिला था? यहाँ अनाज पीसने और वस्त्र को सीलने की विधि से मतलब जानकार थे लोग। यहाँ अनाज के बारे में, वस्त्र के बारे में लोग जानकार थे। कृषि और पशुपालन करने के साक्ष्य भी मिले हैं। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना गुफर काल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में कुत्तों के पालन यानी डोमेस्टिकेशन का प्रमाण है? अभी मैंने आपको बताया था कि मानव के साथ कुत्तों को दफनाने के अवशेष हैं। अब कुत्ते दफनाए जाएंगे तो कुत्तों के पालन के बारे में भी बताया जाएगा। वो कहां से पता चला है? बुर्ज होम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत की सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग बोलते हैं? नया पाषाण यानी नियोलिथिक यानी नव पाषाण काल को बोलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण है? अभी बताया था गर्त आवास आपको दो स्थानों पर मिले थे, बुर्ज होम और गुफर काल। लेकिन गुफर काल थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट है, तो बुर्ज होम ज्यादा है, आपको याद रखना बुर्ज होम से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंगों के सींग के अवशेष मिले हैं? तो बुर्ज होम वापस वही, आपको पता है कुत्ते के अवशेष, हड्डियों के एक को याद रख लेना, हड्डियों के अवशेष भी आपको यहीं से जम्मू कश्मीर से मिले हैं। तो बुर्ज होम हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक
महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? अभी बताया था जम्मू कश्मीर में दो थे, एक तो बुर्ज होम और एक गुफर का, यानी बुर्ज होम से 4 क्वेश्चन ऊपर ऊपर से पूछ लिए उन्होंने। अब देखिए आपको यूपी से नाम याद रखने, कोल्डी हवा और महगरा, ये दो इंपॉर्टेंट नाम हैं। अगर आप चुपानी मांडो याद रखो तो ठीक है, ना याद रखो तो कोई बात नहीं। अब चुपानी मांडो किसके लिए फेमस था? यहां से सबसे प्राचीनतम मृद भांड यानी बर्तन मिले थे। नहीं याद रखना तो मत याद रखो, इतना याद रख लो चुपानी मांडो यूपी में। अब कोल्डी हवा किसके लिए फेमस है? अब देखिए कोल्डी हवा इसलिए फेमस है क्योंकि पूरे वर्ल्ड यानी पूरे भारत में, यानी पूरे, मैं वर्ल्ड ही कह सकता हूं क्योंकि पाषाण काल की है, वहां से धान यानी चावल के सबसे प्राचीनतम अवशेष मिले हैं। धान यानी चावल के सबसे प्राचीनतम अवशेष कहां से मिले हैं? ये मिले कोल्डी हवा से। इंपॉर्टेंट है, एक ही चीज है, बस इसी को रट लो आप। धान यानी चावल के सबसे प्राचीनतम अवशेष कहां से मिले हैं? कोल्डी हवा से। अब महगड़ा, महगड़ा या इसको महगड़ा बोलते हैं, महगड़ा बोलते हैं। अब ये कहाँ मिला है? यहाँ मिले हैं आपको प्राचीनतम जो गौशाला नहीं होती, गौशाला जहाँ गायें रखी जाती हैं, तो प्राचीनतम गौशाला के अवशेष यहीं से मिले हैं। उसके बाद है गोलाकार झोपड़ियां मिल रही हैं, लेकिन आपको ज्यादा नहीं याद रखना, बस ये याद रखना है कि महगरा कहाँ था? यूपी में था। और कोल्डी हवा चावल के लिए फेमस है। चुपानी मांडो किस लिए फेमस है? प्राचीनतम मृद भांड मिले हैं। अब आगे है कौन सा? मेहरगढ़। कौन सा है? मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ अगर मैं अब बात करूं तो ये आपको पाकिस्तान में मिलेगा, और पाकिस्तान में भी कहां मिलेगा? बलूचिस्तान में मिलेगा। कहां मिलेगा? बलूचिस्तान में। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं? पहला तो ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ठीक है। उसके बाद इसको रोटी की टोकरी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं रोटी की टोकरी? क्योंकि यहां से गेहूं के प्राचीनतम अवशेष मिले थे। कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? यहीं से मिले हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, जैसे पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले थे? वो मिले थे बागोर से। बागोर क्या है? मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल। प्राचीनतम कृषि के अवशेष मिले हैं मेहरगढ़ से। प्राचीनतम चावल के अवशेष मिले हैं कोल्डी हवा से। कंफ्यूज नहीं होना, लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। यहां से भैंस पालन के सबसे प्राचीनतम अवशेष मिले हैं। गेहूं और कपास के अवशेष मिले हैं। यानी 4 चीजें आपको याद रखनी है। पहली, रोटी की टोकरी बोलते हैं, बलूचिस्तान में है। कृषि के सबसे प्राचीनतम अवशेष मिले हैं। भैंस के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। प्रमुख फसल गेहूं और कपास थी। और एक चीज और याद रखनी है, तो यहां से आपको सबसे प्राचीनतम गांव कच्चे मकान के अवशेष में मिले हैं। यहां है बकरी और मालिक को दफनाने के एक साथ साक्ष्य भी मिले हैं अपने को। अब क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्न में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान यानी हूफ मार्क्स के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण देता है? अभी मैंने आपको बताया था जो महगढ़ा है, अभी बताया था महगढ़ा, जहां से प्राचीनतम गौशाला के अवशेष मिले। कहां से? प्राचीनतम गौशाला, यानी यहाँ पशु रखे जाते थे। और आपको पता है गांव के जो गायें होती हैं उसके पैरों को खुर बोला जाता है। खुर के निशान, होफ मार्क्स, मवेशी, तो सीधा सीधा लिंक बनता है गौशाला यानी पशुपालन, यानी एक तरह से पशुओं के पैरों के निशान कहां से मिले हैं? तो महागढ़ा से मिले हैं, क्योंकि प्राचीनतम गौशाला के प्रमाण यहीं से मिले हैं, पशु बड़े के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ कोल्डी हवा इज लोकेटेड। अब देखिए कोल्डी हवा कहां है? यूपी में है। और कोल्डी हवा फेमस है किसके लिए? प्राचीनतम धान के अवशेष यानी प्राचीनतम चावल के अवशेष यहां से मिले हैं। अब देखिए मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के किस प्रांत में है? तो बलूचिस्तान प्रांत में है। आपको पता है मेहरगढ़ रोटी की टोकरी के लिए फेमस है। प्राचीनतम क्या है? कृषि के प्रमाण मिले हैं, भैंस पालन के प्रमाण मिले हैं, और आपको पता है कृषि में गेहूं और कपास के साक्ष्य मिले हैं, बकरी और मालिक को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नियोलिथिक साइट, यानी नियोलिथिक साइट कौन सी है? भीमबेटका आपको पता है पैलियोलिथिक काल है। आदि चलनूर ये आपको बाद में मिलेगा। हुंगसी ये पूरा पाषाण काल का है। कोल्डी हवा अभी बताया था नियोलिथिक का है। अब देखिए एक क्वेश्चन और, सेल्ट एक नवपाषाण कालीन क्या है? अब देखिए सेल्ट
काफ़ी सारे पत्थर होते थे। आपको पता है इन टाइम टेन्योर में पत्थर का यूज होता था, अलग अलग प्रकार के पत्थर थे। अगर मैं पत्थरों की बात करूं तो आपको काफ़ी सारे पत्थर मिल जाएंगे, जैसे चर्ट, फ्लिंट, जैस्पर, क्वार्टरडाइट, कैल्सिडोनी, कैल्शियन, स्फटिक, आर्गेट, ये सारे पत्थर थे। उनमें सेल्ट भी एक प्रकार का क्या था, पत्थर था, एक उपकरण था। अब देखिए कुछ और ऐसे स्थल हैं नियोलिथिक यानी नवपाषाण काल के। ऊपर वाले तो मैंने आपको बता दिए, ये वाले तो बता दिए, कोल्डी हवा, गुफरकान, लेकिन साउथ में भी कुछ ऐसे स्थल हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला सगन कल्लू जो कर्नाटक में है, ठीक है। उसके बाद आदि चलनूर जो तमिलनाडु में है। उसके बाद अतिरम पक्करम, ये तमिलनाडु में। ये आपको मैं पैलियोलिथिक में बता चुका हूं। ये आपको मेनली याद रखने हैं साउथ के स्थल। यहां से एशेज मिली थी, राख के टीले मिले थे साउथ में मोस्टली। अब देखिए अभी आपने होंगसी पढ़ा था, अभी आपने क्वेश्चन में पढ़ा था होंगसी भी। अभी क्वेश्चन देखिए, आदि चलनूर पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? यह है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एक और है पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? अब देखिए अगर अपने स्टोन एज के बाद एक एज और पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं ताम्र पाषाण कालीन। यहाँ तांबे के यूज किए गए, तांबे के पत्थरों का, तांबे के उपकरणों का यूज किया गया था। उनमें इनाम गांव एक फेमस लोकेशन थी। आपको इनाम गांव यूज करनी है ताम्र पाषाण काल में। और ये कहाँ थी स्टूडेंट? ये थी महाराष्ट्र में। कहाँ थी? महाराष्ट्र। आप जब जोरवे संस्कृति पढ़ोगे ना, जोरवे संस्कृति में आप इनाम गांव का, दैमाबाद का नाम सुनोगे। दैमाबाद जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल था। जोरवे स्थल, जोरवे स्थल एक तरह की संस्कृति ताम्र पाषाण काल में। ये आपको याद नहीं रखनी, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आपको इतना याद रखना है कि इनाम गांव कहाँ है। तो इनाम गांव है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। एक आपको इसके बारे में ये भी याद रखना है कि ये कौन सी नदी के किनारे था। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये घोड़ नदी के किनारे था। कौन सी नदी? एक घोड़ नदी के किनारे था। इनाम गांव कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में है। यहाँ मात्र तीन चीजें आपको याद रखनी है। पहली तो महाराष्ट्र में, दूसरी मातृ देवी की प्रतिमा मिली यहाँ से। कौन सी? मातृ देवी की प्रतिमा। और दूसरा ये कौन सी नदी के किनारे स्थल था? तो ये घोड़ नदी के किनारे स्थल था। दो बातें आपको याद रखनी है इंपॉर्टेंट। इनाम गांव ताम्र पाषाण युग का सबसे मतलब एक बस्ती थी। मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, घोड़ मिला है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, किस नदी पर था? ये घोड़ नदी पर है। किस नदी पर? घोड़ नदी पर। और ये क्या है? एक भीमा नदी है, उसकी सहायक नदी है घोड़ नदी। किसकी? भीमा नदी की सहायक नदी है। यहाँ से अगर आप प्राप्त करोगे तो गेहूं, जौ, दलहन, बाजरा और तिल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है। एक मैंने आपको दैमाबाद बताया था। दैमाबाद गोदावरी नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर है? गोदावरी नदी के तट पर है। और ये जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा स्थल है। अभी देखिए दैमाबाद नामक ऐतिहासिक स्थल कौन से में है? महाराष्ट्र में। अभी बताया था दैमाबाद और इनाम गांव दोनों महाराष्ट्र में है। ये गोदावरी नदी के तट पर है, वो घोड़ा नदी के तट पर था। और ये आपको इतनी बातें याद रखनी है। यहाँ अर्धवर्ताकार मंदिर की मतलब आपको मंदिर मिले हैं, अर्धवर्ताकार मंदिर के घर मिले हैं, ठीक है। कांस्य की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। अब देखिए भारत के ताम्र पाषाणकालीन स्थलों में निम्न में से कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है? आहा राजस्थान में है, चिरांद बिहार में है, रंगपुर गुजरात में, अतरंजी खेड़ा जहां से लोहे के सबसे प्राचीनतम अवशेष मिले हैं, ये है कहाँ? उत्तर प्रदेश में, अतरंजी खेड़ा। ठीक है स्टूडेंट, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को फॉलो कर लीजिए और अपने टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। धन्यवाद।